जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, सहायक चिकित्सक, पटना मेडिकल कॉलेज हृदय विभाग से हूँ। मैं आज आप लोगों को कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि हार्ट फेल्योर, उसके बारे में बताएंगे। सुन के बड़ा घबराहट होती है कि हार्ट फेल्योर, ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसका नामांकन उतना उचित नहीं है जितना होना चाहिए। हार्ट फेलियर का नाम सुनते ही लगता है जैसे कि मेरा हार्ट फेल कर गया, अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हार्ट फेलियर जो टर्म है, ये बहुत एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़, यानी कि शुरू से अंत तक बहुत स्टेज को इन्वॉल्व किए रहता है। इसीलिए इसको सब क्लासिफाई किया गया है। जो सबसे ख़राब फॉर्म होता है, जो सबसे सीवियर वाला फॉर्म होता है हार्ट फेलियर का, उसमें पंपिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंपिंग कैपेसिटी कम हो तभी आदमी को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होंगे, उसके लक्षण आएंगे। बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्ट की पंपिंग बिल्कुल सही होती है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होती हैं जिसके चलते हार्ट फेलियर के लक्षण आने लगते हैं। तो आज इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जब आप जानते रहेंगे तो इससे भय थोड़ा कम होगा, डरेंगे कम। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं। हार्ट फेलियर के जो सामान्यतः लक्षण होते हैं वो होते हैं कि पैरों में सूजन हो जाना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पैरों में सूजन हो जाती है। ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के शुरुआती लक्षण हैं। चलने में सांस फूलने लगना, लेटने में सांस फूलने लगना, उठ के बैठ जाना। कई लोग होते हैं रात में सोते सही हैं लेकिन 3-4 घंटा सोने के बाद उठ के बैठ जाते हैं। ये सब लक्षण हैं हार्ट फेलियर के, जिसको कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया बोलते हैं। मेडिकल भाषा में इसको PND बोलते हैं। तो ये सब लक्षण हैं। इससे आपको पता चल जाएगा। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है हाल ही में मेडिकल साइंस में, एक बेंडोपनिया, कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने जूते का फीता बांधने में दिक्कत होने लगे। कई बार आप देखे होंगे, ये वही अनुभव कर सकते हैं जो इससे गुजरे हों। आप झुक के अपने लैस बांध रहे हैं तो उस समय लगता है कि मेरा दम निकल जाएगा। ये भी बहुत ही शुरुआती लक्षण हार्ट फेलियर के हैं। तो इन सब लक्षणों को ऐसे ही इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप चिकित्सीय परामर्श ज़रूर लें। और हार्ट फेलियर से डरें बिल्कुल नहीं। इनके जो स्टेजिंग की गई है, इसको 4 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज ए में हार्ट फेलियर के कोई लक्षण नहीं होते हैं। ये वैसे ग्रुप के पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट फेलियर कराने वाले रिस्क फैक्टर उनके साथ अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर पेशेंट्स को शुगर है, ब्लड प्रेशर है जो कि कंट्रोल नहीं है, ये भविष्य में उनको हार्ट फेलियर की तरफ ले जा सकता है। तो स्टेज ए है कि ये रिस्क फैक्टर इनको है, इनको बीमारी कभी नहीं हुई है, कभी लक्षण नहीं हुआ है, तो इन सबों को कंट्रोल करेंगे। स्टेज बी, जिसको थोड़ा सा हार्ट में इंजरी भी हुई है लेकिन अभी हार्ट फेलियर के कोई सिम्टम नहीं है, कभी भी हार्ट फेलियर के अगर लक्षण आ गए तो वो स्टेज सी में जाएंगे। स्टेज सी को सब क्लासिफाई किया गया है मेडिकल टर्म्स में। एक होता है कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, स्टेज सी कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स के हार्ट वीक होते हैं लेकिन मरीज़ अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर लेता है, उसे बहुत तकलीफ़ नहीं होती है, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी करने में उसे कोई परेशानी नहीं होती है। डीकम्पनसेटेड, जब उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो स्टेज हो जाती है कि अब ये हार्ट फेलियर कंपनसेट नहीं, ये डीकम्पनसेट कर गया, तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और चिकित्सकीय इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है कि जिसको बार बार रिकरेंट डीकम्पनसेशन, ये 3 सब क्लासिफिकेशन है स्टेज सी के। स्टेज डी यही सबसे ख़राब है, जिसको हम लोग हार्ट फेलियर का मतलब वही समझते हैं। स्टेज डी एंड स्टेज हार्ट फेलियर, मतलब अब इसमें बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस बचते हैं इसमें, जैसे कि आर्टिफिशियल हार्ट लगा देना, कुछ डिवाइसेस हैं जैसे CRT-D, CRT-P। अब CRT-D, CRT-P अर्ली स्टेज सी में भी लगाते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हार्ट ट्रांसप्लांट एंड स्टेज हार्ट फेलियर का ही आखिरी ट्रीटमेंट है। तो ये तो हो गए सब क्लासिफिकेशंस। अब आते हैं इसका इलाज।
ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर और हार्ट फेलियर के इंसिडेंस बढ़ते जाते हैं। अगर टोटल स्टडी की बात हम लोग करें जो कि अभी तक हुई है, उसमें 50% से ज़्यादा जो हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं उनमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी सही होती है, बावजूद उसके वो हार्ट फेलियर में होते हैं। तो और जो बाकी 50% लोग होते हैं उनमें पंपिंग कैपेसिटी कमज़ोर हो जाती है। दोनों में इलाज शुरुआती दौर में सिमिलर है, उसके बाद इलाज में थोड़ी चेंजेस होने लगती है। और इसके बारे में, हार्ट फेलियर के बारे में बात करना ज़रूरी इसलिए है कि जो पेशेंट एक बार हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो उनके मौत की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। इसलिए बार बार जो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप में चले जाते हैं। तो हमारा काम है कि उनको दवाइयों और समुचित देखभाल से हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएं। एक ये हो गया। और जो अध्ययन किया गया है उससे बहुत ही अहम बात सामने आई है। बहुत सारे इलाज हैं जिससे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिल रहा है आज के डेट में हार्ट फेलियर में, लेकिन जो ये अध्ययन किया गया है समाज में हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, उसमें ये सामने आई है बात कि 75% लोग जो हैं वो जो गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी होती है वो नहीं ले पाते हैं। मतलब 25% ही लोग समुचित इलाज में हैं। यानी कि हार्ट फेलियर वाले एक बहुत बड़ा तबका है जो कि सही से जिसका इलाज नहीं हो रहा है। तभी जो सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर के मरीज़ हो जाते हैं जिनको तकलीफ़ ज़्यादा होने लगती है, इसमें से 30% लोग साल होते होते मर जाते हैं। 5 साल होते होते इसके 50% लोग मौत के घाट चले जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग रोक सकते हैं और उसका एक अहम कारण ये भी है कि उनको रीहॉस्पिटलाइजेशन रोकें, और जो ये 25% ही लोग दवा ले पा रहे हैं इनको बढ़ा के हम लोग 100% तक लेके जाएं तो हम लोग इस डाटा को कम कर सकते हैं। इसमें इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो 2 तरह का इलाज होता है। एक इलाज है जो कि इनको लक्षणों में सुधार देता है, जिसको सिम्टोमेटिक बेनिफिट कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे डायरेटिक्स हैं जिससे शरीर से पानी निकाला जाता है, तो ये सिम्टोमेटिक बेनिफिट देता है। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिसका पाँव का सूजन है, रात में उठ के बैठना पड़ता है, उनको शुरू में देने से उनके ये सारे लक्षण चले जाते हैं। और ये लक्षण नहीं जाएंगे तो जो हमारे दूसरे जो काफ़ी अच्छे मेडिसिन्स हैं जिनको दे के हम लोग इनकी लॉन्गेविटी बढ़ाते हैं, यानी कि सर्वाइवल बढ़ाते हैं, इनकी ज़िंदगी बढ़ाते हैं, वो पेशेंट लेगा ही नहीं। पेशेंट को आप कितना भी कन्विंस करो और उसके लक्षण में सुधार नहीं हो तो वो आपकी सलाह नहीं मानने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन्स अब आ चुके हैं जिसके द्वारा हम लोग उसकी लॉन्गेविटी को बढ़ा सकते हैं। ये हो गई दवाइयों की बात। अब कुछ डिवाइस है जो पेस मेकर की तरह की डिवाइस होती है, 3 तार वाली डिवाइस जो हम लोग लगाते हैं। एक राइट एट्रिया में, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल में हम लोग लगा के और उसको सिंक्रोनाइज्ड पेसिंग करते हैं। ये इसको CRT बोलते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। क्या होता है कि जब हार्ट पंपिंग सही ढंग से नहीं करता है, वो शेप एक तरह से जिसको हम लोग रीमॉडल्ड हार्ट बोलते हैं, वो ग्लोबुलर बैलून का शेप ले लेता है। एक्चुअल में हार्ट का शेप थोड़ा एलिप्टिकल बुलेट शेप होता है ताकि वो ऐसा रहता है। अब ये कंट्रैक्ट ऐसे करने से इधर से ब्लड निकल के सारे शरीर में सप्लाई करता है। लेकिन जब एक बैलून की भांति हो जाएगा और ये कंट्रैक्ट भी करेगा तो कोई एक डायरेक्शन नहीं है जिधर से ब्लड निकले, तो इसका कंट्रैक्शन भी इनफेक्टिव हो जाता है। इसी के लिए हम लोग इसको रीसिंक्रोनाइज करते हैं और 3 जगह से पेसिंग करा के और इसको फिर उसके नॉर्मल चाल की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि काफ़ी सुधार मिलता है। इवन 70% लोगों में देखा गया है कि जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन काफ़ी कम हो गया है, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो जो सिर्फ पेस करता है उसको CRTP बोलते हैं। दूसरा है कि जिनके इजेक्शन फ्रैक्शन कम होते हैं, 35% 30% से कम होते हैं, उनमें एरिथमिया, जो कि एक लिथल एरिथमिया होता है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उनकी संभावना ज़्यादा होती है। तो ये जो बाहर से आप लोग देखते हैं कि जो शॉक दे के डॉक्टर जिंदा करता है, वो शॉक का मिनिएचराइज्ड फॉर्म अंदर शरीर में इम्प्लांट कर देते हैं। वो सेंस करते रहता है, जब वैसी नौबत आती है तो वो खुद से शॉक दे के
हार्ट की गति को नॉर्मलाइज करता है, जिसके वजह से ज़िंदगी बच जाती है और कई सारे पेशेंट्स उस सदमे से भी बाहर निकलते हैं, मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। कुछ आर्टिफिशियल हार्ट आ गए हैं जो कि एंड स्टेज हार्ट फेलियर के लिए है। फाइनली हार्ट ट्रांसप्लांट इसका ऑप्शन है। धन्यवाद।